अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हमारा डाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है, इसमें कौन-कौन से हमारे पास ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। कंप्लीट हम लोग अपने एलिमेंट्री कैनाल यानी जिसे हम लोग जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का मतलब क्या होता है, डाइजेशन हमारे पास होती क्या है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास फूड जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब डाइजेशन क्यों ज़रूरी है ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग फूड लेते हैं उसमें इसमें जो फूड प्रोसेसिंग होती है उसकी हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम लोग इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन। इंजेशन होता है किसी भी चीज़ का इंटेक करना, जैसे आप फूड को ले रहे हो या आप वाटर ले रहे हो, कोई भी चीज़ ले रहे हो। डाइजेशन का मतलब ये है कि उसके स्मॉलर पार्टिकल्स में उसकी ब्रेक डाउन कर देना। वो केमिकल वे से भी हो सकती है, फिजिकल वे में भी हो सकती है। ये भी हम लोग नेक्स्ट स्टमक में जाके देखेंगे कि केमिकल वे यानी कि एंजाइम वगैरह के थ्रू जो डाइजेशन होगी उसे हम लोग केमिकल डाइजेशन कहेंगे, और जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ ऑर्गन की वजह से जो होगी उसे हम लोग फिजिकल डाइजेशन कहेंगे। जैसे हमारे स्टमक की वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं, उससे भी हमारे पास डाइजेशन हो रही होती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एब्जॉर्प्शन, जो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, यानी जो हमने फूड लिया उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो हमारे पास प्रोटीन्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो हमारे पास ब्लड में रीअब्जॉर्ब होने होते हैं, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। उसके अलावा फिर आ जाता है इलिमिनेशन और एक्सक्रीशन, यानी कि अब जो बॉडी के लिए नेसेसरी चीज़ें थी हमारी डाइट में वो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। उसके बाद जो हमारे पास फीकल मैटर है, यानी वो चीज़ जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी इलिमिनेट हो जाती है। तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रोसेस होता है फूड की प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो आपकी ओरल कैविटी होती है, जिसे आप लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डाइजेशन में वो हमारी टंग होती है, हमारे टीथ होते हैं और हमारा सलाइवा होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। उसके बाद बकल कैविटी के बाद हमारी फूड कहाँ जाएगी, हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलॉन और फिर रेक्टम। और उसके बाद हमारे पास एनस के थ्रू जो है हमारी जो फूड है वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो हमारे पास फीकल मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो मेजर ऑर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन में, उनमें हमारे पास एक लीवर आ जाता है और दूसरा हमारे पास आ जाता है पैंक्रियाज, जिनकी सिक्रीशंस जो होती हैं वो हमारे पास फूड की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास, अब ये हमने डाइजेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया कि हमने किस किस तरह से प्रोसेस को डिस्कस करना है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास डाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्यों। डाइजेशन इंपॉर्टेंट इसलिए कि आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए, सेल्स को रिपेयर होने के लिए, आपको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आपने अपनी फूड के थ्रू लेनी होती है। अब आपकी फूड जो आप ले रहे हो उसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, आपके पास फैटी एसिड्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नहीं ले सकती। ज़रूरी होता है कि हम लोग जो भी फूड लें उसकी ब्रेकडाउन हो, उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ब्रेकडाउन के बाद फैट्स हमारे पास फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनकी अपटेक जो होती है वो आसान होती है। ये का ब्रेकडाउन होने के बाद हमारी बॉडी इन चीज़ों को अपटेक करती है और अपने प्रोसेसेस में से यूटिलाइज कर लेती है। हम लोग अब अपने डाइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग एनिमेशन भी देखेंगे ताकि अच्छी तरह से हमें समझ आ सके अपने प्रोसेस की। ये आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाया जा रहा है आपको। इसमें सिर्फ हम लोग पहले ऑर्गन्स देखेंगे, हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। नीचे से देखें, पहले हमारे पास रेक्टम, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उससे ऊपर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन से ऊपर देखें पैंक्रियाज, ऊपर स्टमक। आप इनकी पोजीशंस और इनकी शेप्स वगैरह देख लें। देखिए अब ये हमारे पास लीवर है, इसका ये भी इन्वॉल्व होता है सिक्रीशन करने में। इसके बाद हमारे पास ऊपर इसोफेगस, अब पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर हमारे पास ग्लैंड्स दिखाए हुए हैं माउथ में, इनको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। माउथ में हमारे पास जो हमारी ओरल कैविटी है उसके अंदर जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया इन्वॉल्व होती हैं, हमारे टीथ होते हैं, हमारी टंग होती है, हमारा स्लाइवा होता है, और हमारे पास ये जो कुछ ग्लैंड्स हैं जो स्लाइवा को सिक्रीट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि हमारी टंग का जो है वो क्या रोल होता है। आपकी जो सिलेक्शन ऑफ फूड है वो उसमें टंग इन्वॉल्व होती है। सिलेक्शन ऑफ फूड में एक तो इन्वॉल्व होती है आपकी
दूसरा जो चीज़ होती है टंग की, वो बोलस की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। बोलस कहते हैं आप लोग फूड का एक बॉल जो बन जाती है जब आप मुँह में डाल के उसकी ग्राइंडिंग करते हो, जो तीज परफ़ॉर्म करते हैं। तीज जब जब आप फूड लेते हो तो तीज क्या करते हैं, उसकी ग्राइंडिंग यानी मैस्टिफिकेशन करते हैं, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद जो हमारी टंग होती है वो उसकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होती है। दूसरी बात हमारे पास जो सलाइवा की आ जाती है। हमारे पास 3 सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे माउथ में है। एक पैरोटिड ग्लैंड है जो हमारे पास ईयर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है। एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड है जो हमारे पास जॉज़ के नीचे होता है। दूसरा हमारे पास सबलिंगुअल जो हमारा ग्लैंड है वो हमारे पास टंग की साइड पे होता है। अब पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, इन ग्लैंड्स के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए कि पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारा वो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। नीचे ये देखिए मैंने आपको एक दिखा दिया डायग्राम में कि पैरोटिड ग्लैंड की हमारे पास पोजीशन क्या है, सबमैंडिबुलर की क्या है और सबलिंगुअल की क्या है। इनकी पोजीशंस आपने देख लिया। अब इन ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, इन्होंने स्लाइवा को सिक्रीट करना होता है। और स्लाइवा का फंक्शन क्या है डाइजेशन में, स्लाइवा के अंदर हमारा जो स्लाइवा होता है उसके अंदर हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। एक तो जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं उनका फंक्शन ये होता है कि उन्होंने स्लाइवा की पीएच को अल्कलाइन रखना होता है। हमारे पास जो फ्रेशली सिक्रीटिंग स्लाइवा होता है हमारा वो अल्कलाइन होता है, अराउंड अबाउट 8 पीएच होती है उसकी। दूसरा जो हमारे पास स्लाइवा है उसके अंदर एंजाइम होता है हमारे पास अमाइलेज, जिसे हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। जब हमारी फूड हमारे माउथ के अंदर होती है तो उसकी मेस्टिफिकेशन होती है। मेस्टिफिकेशन का मकसद ये होता है कि फूड जब स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो जाती है तो उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरी बात ये कि हमारी जो माउथ में अगर किसी चीज़ की डाइजेशन स्टार्ट होती है फूड में से तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। जो हमारे स्लाइवा के अंदर एंजाइम है अमाइलेज, जिसे हम लोग टाइलिन भी कहते हैं, ये जो पॉलीसेक्राइड है उनको सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ बताना ज़रूरी वो ये कि हमारे पास जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स वगैरह, जो मीट ईटर्स होते हैं, इनके स्लाइवा के अंदर अमाइलेज नहीं होता। इसलिए उनकी जो नेचुरल डाइट है उसके अंदर स्टार्च नहीं होता। स्टार्च आपको पता है कि हम लोग को कहाँ से मिलता है, स्टार्च ज़्यादातर जो प्लांट से जो हम लोग चीज़ें लेते हैं, हमारे पास जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं स्टार्च ज़्यादातर उनके अंदर होता है। मीट के अंदर स्टार्च नहीं होता। तो कार्निवोर्स चूँकि मीट ईटर्स है तो इनके स्लाइवा के अंदर अमाइलेज भी नहीं होता क्योंकि उन्हें स्टार्च ब्रेक डाउन के लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती। हमने यहाँ तक देख लिया कि हमारे माउथ के अंदर क्या-क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब माउथ के बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे। आपने देखा आपकी फूड पहले आई माउथ से, उसके बाद उसने नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट हमारे पास जो रीजन आता है वो होता है फेरिंक्स का या थ्रोट का, जिसे आप लोग अपना गला कहते हैं। वो एक पैसेज वे है। अब हमारे पास यहाँ पे उसने फेरिंक्स में जाती है, हमारी थ्रोट में जाती है फूड, उसके बाद नेक्स्ट फूड चली जाती है ईसोफेगस में। अब आपको पता है कि हम लोग माउथ के थ्रू एयर भी लेते हैं, फूड भी लेते हैं। एयर मोस्टली हम लोग अपनी नोज़ के थ्रू इनटेक करते हैं, लेकिन कुछ एयर हमारे माउथ के थ्रू भी हमारे अंदर जाती है। तो इसके लिए हमारे पास सेपरेट जो होते हैं वो पैसेज वे होते हैं। एक हमारे पास फूड पाथवे होता है, एक हमारे पास एयर पाथवे होता है। जो फूड पाथवे होता है उसे हम लोग ईसोफेगस कहते हैं और एयर पाथवे को हम लोग लेरिंग्स कहते हैं। अब ये इस तरह से पड़े होते हैं कि हमारा ईसोफेगस पीछे होता है, लेरिंग्स आगे। जैसे कि आप अपने गले को जब आप पकड़ेंगे तो जिस चीज़ को आप लोग हाथ लगा रहे हैं सामने वो आपका लेरिंग्स है, और लेरिंग्स के पीछे आपके पास क्या होगा, ईसोफेगस। के दोनों सेपरेट ओपनिंग्स है। फूड ने ईसोफेगस में जाना है और जो हमारी एयर है उसने लेरिंग्स में जाना है। ईसोफेगस अब वो किस तरह से ये डिटरमिन होगा कि फूड ने कहाँ जाना है और एयर ने कहाँ जाना है। हमारे पास एक एपिग्लॉटिस, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है लेरिंग्स के ऊपर। जब बॉलस ने आना है तो वो स्ट्रक्चर जो होता है लेरिंग्स की ओपनिंग को, जिसे हम लोग ग्लॉटिस कहते हैं, उसे कवर कर देते हैं ताकि फूड लेरिंग्स के अंदर ना जाए बल्कि उसके ऊपर से होकर ईसोफेगस के अंदर चली जाए। अब हमारे पास फूड कहाँ आ गई, ईसोफेगस के अंदर। ये नीचे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि देखिए आपकी टंग के बाद और जो आपकी ओरल कैविटी है वहाँ से टंग के बाद नीचे जो रीजन है हमारे पास फेरिंग्स का है, उसके बाद नीचे हमारे पास लेरिंग्स है और साइड पे ईसोफेगस है। लेरिंग्स के ऊपर आप देख लें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एपिग्लॉटिस का नाम दिया हुआ है। अब हम इसी अपने प्रोसेस को एनिमेशन में देख लेते हैं। फूड माउथ में आ रही है, उसके बाद उसकी मेस्टिफिकेशन ग्राइंडिंग हो रही है। ग्राइंडिंग में अब ये देखें आपको एनिमेशन में दिखाया हुआ है कि आपका अमाइलेज एंजाइम जो होगा, जो हमने अभी देखा था कि स्लाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हमारी ये फूड ईसोफेगस में चली जाएगी। ईसोफेगस मैंने अभी आपको बताया कि हमारा एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से हमारी फूड की मूवमेंट होती है। अभी हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को भी डिस्कस करते हैं कि ये क्यों होती है।
पहले हम लोग ये देख लें कि हमारा जो ईसोफेगस है उसके अंदर हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस और चौथी हमारे पास होती है ट्यूनिका एडवेंशिया। आप नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पहले हमारे पास म्यूकोजा, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलैरिस और फिर एंड पे जो आउटर मोस्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडवेंशिया। ये हमारे पास हमारे ईसोफेगस की लेयर्स हैं। अब हम लोग ये देख लेते हैं, आप यही चीज़ एनिमेशन में देखेंगे, जो ये पेरिस्टाल्टिक वेव लाइक मूवमेंट है, इसके थ्रू हमारी फूड जो होती है वो ईसोफेगस में मूव करती है। ये देखें, इस तरह फूड जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। अब इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का हमारे पास फंक्शन, इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू हमारे स्टमक में जाएगी। अब इस ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे पास ज़रूरी क्यों होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कि स्ट्रेट भी तो फूड हम लोग किसी पाइप में से किसी चीज़ को गुजारेंगे तो चीज़ स्ट्रेटली भी तो नीचे मूव कर सकती है। इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, इस कॉन्ट्रैक्शन का हमारे पास फंक्शन क्या होता है? अब आप देखें कि अगर आप लोग लेट के खाना खा रहे हैं तो आपकी फूड कभी भी नीचे की तरफ मूव ना करती अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आपके पास ना होती। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि आप लोग किसी भी पोजीशन में होके खा रहे हो, आपकी फूड जो है वो सिर्फ यहाँ अटकी ना रहे, वो नीचे की तरफ मूव करती रहे। अब आप नीचे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास माउथ से ईसोफेगस से नेक्स्ट हमारे पास जो डाइजेशन का प्रोसेस होगा, मेन डाइजेशन का प्रोसेस वो स्टमक के अंदर होगा। फूड हमारे पास अब स्टमक के अंदर आ गई है। स्टमक हमारे पास एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो एब्डोमेन के अंदर आपके प्रेजेंट होता है। ये इसके फ्रंट पे हमारे पास लीवर और बैक साइड पे हमारे पास पैंक्रियाज होते हैं। स्टमक का काम क्या होगा? इसने फूड और लिक्विड को अपने अंदर रिसीव करना है और उसके बाद उसकी ग्राइंडिंग करनी है, उसकी मजीद ब्रेक डाउन करनी है। यहाँ पे मेजर हमारे पास जो डाइजेशन होती है वो प्रोटीन की होती है। स्टमक ने यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू फूड की फर्दर ब्रेक डाउन करनी है और उस फूड को एक काइम, एक लिक्विड में कन्वर्ट करके नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे ट्रांसफर करवा देना है। स्टमक के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास म्यूकस सेल्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस एक प्रोटेक्टिव सिक्रीशन होती है जो स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता है कि स्टमक के अंदर हमारे पास HCl भी होता है जो स्टमक की वॉल्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। हम लोग जो फूड वगैरह लेते हैं उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह, पॉइजन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो स्टमक को जो है वो डिस्टर्ब ना करें, इसलिए स्टमक के अंदर सेल्स होते हैं म्यूकस सिक्रीटिंग सेल जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जो हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे पास ये फूड हमारे पास ईसोफेगस से स्टमक में आ रही है एक ओपनिंग के थ्रू। अब स्टमक में आने के बाद स्टमक में हमारे पास जो फूड की प्रोसेसिंग होनी है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पेप्सिन से, लाइपेज से और इंट्रिंसिक फैक्टर से होनी है। अब इन चारों को हम लोग बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक तो उन बैक्टीरिया को, उन जर्म्स को डिस्ट्रॉय करना है जो हमने फूड के साथ इंजेस्ट किए थे। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये होता है कि हमारे पास पेप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। पेप्सिन एक्चुअली सिक्रीट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होगा तो ये स्टमक की वॉल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए इसको इनएक्टिव फॉर्म में जो है वो सिक्रीट किया जाता है। जब हमारे पास फूड आती है, स्टमक में प्रोटीन कंटेंट होता है, तो तब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? पेप्सिनोजन पे एक्ट करता है और उसे एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर वही पेप्सिन हमारे पास प्रोटीन डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास जो एंजाइम आता है वो होता है लाइपेज। लाइपेज का फंक्शन ये होता है कि उसने फैटी एसिड्स को ब्रेक करना होता है। अभी हम लोग ये वीडियो में भी देखेंगे किस तरह से वो ब्रेक डाउन होती है, किस तरह से ट्राइग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ होती है हमारे पास वो इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर का काम ये होता है कि इसने विटामिन B12 की एड्जॉर्प्शन में हेल्प करनी होती है, इसके साथ कंबाइन करता है जो बाद में इंटेस्टाइन में जाकर उसकी एड्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि HCl ने जाके हमारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना। अब ये देखें, HCl ने जाके बैक्टीरिया पे एक्ट किया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद यही HCl पेप्सिनोजन पे जाता है, पेप्सिनोजन पे एक्ट करके उसे एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर यही एक्टिवेटेड पेप्सिन जाके प्रोटीन पे एक्ट करता है और उसकी डाइजेशन करता है। फिर हम लोग अपने विटामिन B12 का भी हमने जिक्र किया, देखिए इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ जाके कंबाइन करेगा और बाद में इंटेस्टाइन में जाके इसकी एड्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट अब हम लोग अपने लाइपेज का फंक्शन देख लेते हैं। ये आप लोग ट्राइग्लिसराइड देख रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड में हमारे पास 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिनको जो जो इस तरह से ट्राइग्लिसराइड जो है वो डाइजेस्टेबल नहीं होता, तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है? ट्राइग्लिसराइड पे जाके एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा फ्री फैटी एसिड्स में, यानी उन फैटी एसिड्स को डिटैच कर देगा एक दूसरे से और जिनकी बाद में डाइजेशन हमारे पास ईजिली हो जाएगी।
ये हमने केमिकल डाइजेशन को डिस्कस कर लिया कि केमिकली किस तरह से स्टमक में डाइजेशन हो रही है। इसके अलावा हमने कहा था कि मैकेनिकल डाइजेशन भी हमारे स्टमक में हो रही होती है। मैकेनिकल मतलब उसकी मूवमेंट के थ्रू जो स्टमक के मसल्स होते हैं, ये देखिए उसकी कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू जो हमारे पास है फूड जो है वो एक लिक्विड टाइप मटेरियल काइम में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद इसी मूवमेंट के थ्रू फूड जो है स्टमक का जो लोअर एंड है, जिसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर भी कहते हैं, इसके थ्रू हमारी फूड चली जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक में डाइजेशन होगी। अब हमारे पास पार्ट आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट हमारे पास 3 पार्ट्स पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है, ड्यूडेनम पे, जेजुनम पे और इलियम पे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास जेजुनम होता है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास ड्यूडेनम होता है, उसके बाद जेजुनम, और जो लास्ट पार्ट हमारे पास होता है वो इलियम होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक मज़े की चीज़ ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ आपके पास 6 मीटर होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की अबाउट 1.5 मीटर होती है। तो अब आप एक ये चीज़ देखें कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये जो स्मॉल और लार्ज का नेम दिया गया हुआ है उसकी विड्थ की बेस पे दिया गया है, उसके लेंथ की बेस पे नहीं दिया हुआ। हाँ, जो ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मेजर पार्ट है। मेजर जो हमारे पास केमिकल डाइजेशन हो रही होती है वो इसी पार्ट में होती है। यहीं पे हमारे पास जो लीवर और पेंक्रियाज की सिक्रीशन है वो भी हमारे पास यहीं पे इन्वॉल्व होती हैं। उनको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि हम लोग पेंक्रियाज से जो हमारे पास पेंक्रियाटिक जूस आ रहा होता है, और हमारे पास गॉल ब्लैडर जो है जिसमें बाइल स्टोर हुआ होता है, लीवर से सिक्रीट होता है बाइल, और गॉल ब्लैडर में से जो है वो स्टोर होता है, और जब ज़रूरत होती है तो सिक्रीटिन हार्मोन जब हमारे पास फूड आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो जो सिक्रीटिन हार्मोन होता है हमारे पास वो गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज दोनों के सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम और जेजुनम होते हैं, इनकी वेलवेटी अपीयरेंस होती है। ये आप देख सकते हैं कि इनके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम लोग विलाई और माइक्रोविलाई कहते हैं। इनका फंक्शन ये होता है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो विलाई होते हैं इनके अंदर हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, और सेंटर में हमारे पास लैक्टील होती है, जिसे हम लोग अपने लिम्फेटिक सिस्टम में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन होती है कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज वगैरह, वो डायरेक्टली हमारे पास कैपिलरीज के अंदर मूव कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे आयंस वगैरह होते हैं जिनको ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ होती है जिसे हम लोग काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स का काम ये होता है कि ये लिपिड्स वगैरह को एब्जॉर्ब करने के बाद इन्हें लैक्टील के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पर ड्यूडेनम के अंदर हमारे पास पेंक्रियास सिक्रीशन आती है जिसे हम लोग पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसकी कंपोजिशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर जो हमारे पास मेजर चीज़ें होती हैं वो हमारे पास ट्रिप्सिन होती है। ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन की फॉर्म में जो है वो सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइन में हमारे पास एंटीरोकाइनेज एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, जो ट्रिप्सिनोजन को इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म यानी ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव फॉर्म में फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये भी उसी तरह लिपिड्स की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा बाकी एंजाइम भी आपके पास काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लियसिस, इलास्टोसिस, ये सब के सब जो है वो ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं वो सिक्रीशन जो हमारे पास लिवर से सिक्रीट हो रही होती है। लिवर से हमारे पास बाइल सिक्रीट हो रहा होता है। बाइल नेक्स्ट स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और जब हमारे पास ज़रूरत होती है तो यही गॉल ब्लैडर जो होता है बाइल को सिक्रीट कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। बाइल के अंदर हमारे पास बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन, म्यूसिन वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं। बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल जो है वो फैट्स की डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा बाइल एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास बाइल होता है ये बिलिरुबिन की एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। बिलिरुबिन हमारे पास क्या होता है? जब आपके जो वॉर्न आउट रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी ऐसे रेड ब्लड सेल्स जो ख़राब हो चुके हुए हैं, डाइड रेड ब्लड सेल्स हैं, वो हमारे पास जो लीवर है उसके अंदर ब्रेक डाउन होके एक कंपोनेंट बना देते हैं जिसे हम लोग कहते हैं बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन जो होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए जो हमारे पास पाथवे होता है वो बाइल होता है। अगर यही बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट ना हो, आपकी बॉडी में अकुमुलेट होना शुरू हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, जिसे हम लोग यरकान भी कहते हैं। बाइल का भी फंक्शन हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और जो आ जाता है पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो हमारे पास है जेजुनम। जेजुनम में हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन होनी होती है शुगर्स की, अमाइनो एसिड्स की और फैटी एसिड्स की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इलियम है, यहाँ पे भी कुछ डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, जैसे हमने ऊपर स्टमक में देखा था कि जो हमारे पास
इंट्रिंसिक फैक्टर था, वो विटामिन B12 के साथ जो है वो अटैच हो जाता है ताकि इंटेस्टाइन में उसकी एब्जॉर्प्शन ईज़िली जो है वो हो सके। अब यहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, मिनरल्स की, विटामिन्स की, फैट्स की, और उसके अलावा वाटर भी जो होता है हमारे पास यहाँ पे एब्ज़ॉर्ब होता है। अब हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका होता है। अभी आप देखेंगे उसी मूवमेंट के थ्रू हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मूव करेगी। नेक्स्ट हम लोग अपनी अब स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रोसेस हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को देखेंगे जहाँ पे हमारे पास मेनली डी एब्जॉर्प्शन होनी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के आप ये पार्ट्स देख सकते हैं कि हमारे पास कॉलोन होते हैं। इसमें कॉलोन के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन और डिसेंडिंग कॉलोन। उसके अलावा हमारे पास सीकम होता है और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है रेक्टम। रेक्टम के बाद हमारे पास आता है एनस, जिसके थ्रू हमारी जो फीकल मैटर है उसने डेफिकेट होना होता है, उसने बॉडी से आउटसाइड जो है वो मूव करना होता है। यहाँ पे हमारे पास सीकम का काम क्या होता है? सीकम के अंदर हमारे पास फ्लूइड साल्ट्स वगैरह जो उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। सीकम की वॉल्स पे हमारे पास म्यूकस होता है जो हमारे पास वाटर और साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। उसके बाद कोलोन होता है, ये वेट्स को प्रोसेस करता है। लास्ट हमारे पास पार्ट आता है रेक्टम का। रेक्टम हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज साइट होता है और फीकस की अनडाइजेस्टेड मटेरियल, यानी जब तक आप लोग डेफिकेट नहीं करते आपके जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो हमारे पास फीसिस है वो रेक्टम के अंदर स्टोर होती है। ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस था। ह्यूमन के अंदर के कौन कौन से हमारे पास ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। उम्मीद है आप सबको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।